हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक पहले चैप्टर से एक वीडियो बनाने की प्रक्रिया को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। और ये एक पूरा एक सीरीज बनेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक का पूरी सीरीज बना के तैयार की जाएगी। इसमें दोनों बोर्ड के बच्चों को, मतलब कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं उनको भी और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं उनको भी, ये दोनों लोगों को काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। खासकर जितने हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों को एनसीईआरटी समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनको काफ़ी तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पहले की जो बुकें हुआ करती थी, जैसे आप यूपी बोर्ड की ले लो या बिहार बोर्ड का ले लो या किसी अन्य पब्लिक जहाँ पर सीबीएसई चलता है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करने में बहुत सारी बुकें होती हैं जहाँ पर आपको साइड बुक मिल जाता है और उस चीज़ को आप आसानी से पढ़कर समझ जाते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी की बात आती है तो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें लेकर आता है, क्योंकि उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है, जो साइड बुकें होते हैं उसको सिर्फ एक राइटर मिलकर लिखते हैं, एक राइटर, दो राइटर लिखते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताब जो होती है उसमें कई राइटर मिलकर उस किताब को लिखे रहते हैं। इसीलिए कई राइटर के लिखने के बाद उसके निचोड़ निकाली जाती है और उसके बाद उसके निष्कर्ष लिखा जाता है। मतलब कि पूरी प्यूरिफिकेशन के बाद एनसीईआरटी बुक लिखी जाती है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी की बुक किसी पार्टिकुलर राइटर, आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक पर ये नहीं लिखेंगे कि देखेंगे कि ये पार्टिकुलर राइटर द्वारा लिखा हुआ है, उसमें कई राइटरों का नाम रहता है। तो इसीलिए आज हम इस किताब की एक एक चीज़ों को बारे में हम एक एक चीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको हम लिखवा देंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उसे अंग्रेजी में लिखिएगा, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो आप उसे हिंदी में लिख लीजिएगा। आपको हम दोनों लैंग्वेज में लिखवाएंगे, दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कि जहां आप आसानी से उसे समझ सके। तो लैंग्वेज जो हम देंगे, दोनों लैंग्वेज देंगे। आप हिंदी में, अगर आप हिंदी बोर्ड के हैं तो आप उसे हिंदी में लिखिएगा, और आप इंग्लिश बोर्ड के हैं तो आप इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, आपको दोनों चीजें हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, तो हम लोग जब यहां सीखना शुरू करेंगे तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्रियाएं होता है, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्या समझते हैं इसके बारे में आप? तो कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी तरह का भी अगर हम यूज की बात करें हमारे लाइफ में, आप इतना समझिए कि हमारे लाइफ का एक भी मोमेंट बिना साइंस का नहीं चलता है। और हमारे घर में या हमारे लाइफ में मैक्सिमम जो काम होती है वो केमिस्ट्री के थ्रू ज्यादातर काम होता है। केमिकल रिएक्शंस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम सांस लेते हैं ये भी केमिकल रिएक्शन है, सांस छोड़ते हैं ये भी इक्वेशन का रिजल्ट है, अगर हम खाना खाते हैं ये भी केमिकल इक्वेशन है, हम अगर चलते हैं वो भी रस केमिस्ट्री है। तो कहते हैं कि दुनिया के हर काम, जिस चीज को हम करने की कोशिश करते हैं वह कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड होता है। अगर मान लो कि हमारे लाइफ में अगर हम कहें, अगर छोटा सा एग्जांपल दें, सपोज करो कि अगर गर्म मिल्क है, कहते हैं कि अगर हम दूध को, जब घर में दूध आता है उससे अगर पैकेट का दूध होता है तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं। क्यों उसको ठंडा रखते हैं? या जो दूध आता है उसको लाने के बाद जो दूध वाले आपको घर पे दूध देते हैं तो उसको आप तुरंत गर्म कर देते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्यों ठंडा नहीं छोड़ देते? ठंडा छोड़ देना चाहिए उसको। तो ये काम कौन क्यों करते हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर दूध को काफी देर तक छोड़ देंगे तो दूध जो होता है वह कच्चा पदार्थ होता है, और जब उसको काफी देर तक छोड़ देंगे तो उस पर बाहरी पैथोजन का अटैक हो जाता है, जिसके चलते क्या होती है कि दूध को काफी देर तक छोड़ देंगे, जब उसे हीट करेंगे तो वो ब्रेक कर जाता है, मतलब वो फट जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या है, कैसे इसको मेंटेन करें, इन सभी सिस्टमों को जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, अगर ये दूध फटता है तो क्यों फटता है? अगर दूध से दही जब बनाते हैं, अगर वही दूध को जब हम गर्म कर देते हैं तो नहीं फटता है, लेकिन दूध को कच्चा छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है, क्यों? या तो ये सारे सिस्टम को, क्यों दूध से दही जम जाता है? अगर दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी मात्रा में दही डाल देते हैं तो क्या करता है, वह दही में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये सारे सिस्टम क्या है, इसके बारे में क्या स्टडी करते हैं, क्या इसके पीछे रीजन होता है, ठीक है, वो सब चीजें के बारे में जहां हम स्टडी करते हैं, वह सारा का सारा परिणाम जो होता है वह केमिकल रिएक्शन का परिणाम होता है। हम एक छोटा सा भी हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि आप गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सोचिए क्या होगा कि जब हम क्या करें, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दे, ठीक है, एंड इन द ओपन कंडीशन मिल्क kept at room temperature in the open room या room in summer time। तो क्या होगा, या सुन सकते हैं कि मिल्क केप्ट एट द ओपन रूम टेम्परेचर इन द समर सीजन एंड इन द ऊपर। तो अब जो भी हमारे पास ओपन कंडीशन में मिल्क को हम अगर केप्ट करते क्या होगा, तो क्यों होता है, क्यों ये ब्रेक कर जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि जो आप अंगूर देखते हैं, अंगूर जो होता है, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर को जब आप क्या करते हैं, द मार्केट इस समय सीजन होता है अंगूर का, अंगूर मार्केट में मिल रहा है, आप इसको आराम से लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंगूर होते हैं जो सड़ जाते हैं, उसको तो आप खाते नहीं है, आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने के बाद 2 4 5 अंगूर जो होता है वो सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं, क्या रीजन होता है इसको सड़ने का। तो कहते हैं कि जो अंगूर सड़ गए उसका क्या यूज है। हम मान लीजिए खाते हैं, तो अंगूर खाते हैं तो मीठा लगता है, क्यों लगता है मीठा, तीखा भी लगना चाहिए, क्यों तीखा नहीं लगता है। तो ये सभी रीजन क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कि अंगूर है, उसको फ्रिज में रखे, खाए, बचा जो सड़ गया, सड़ने के बाद उठा कर हम फेंक देते हैं, लेकिन उसी अंगूर को जो सड़ जाता है उसे कई जगह पर फेंका नहीं जाता है, उस अंगूर को लोग स्टोर करते हैं। इसी अंगूर को जब सुखा देते हैं तो मोनका ने किशमिश बन जाता है। इसी अंगूर जो सड़ जाता है, इस अंगूर को ले जाकर अगर इंडस्ट्री में दे देते हैं तो क्या होता है, इसका यूज हम लोग शराब बनाने में कर लेते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन आती है कि इसका शराब बनाने में कैसे यूज करते हैं। तो कहते हैं कि जो अंगूर होता है, उस अंगूर में जो होता है वह स्टार्च पाया जाता है, इस अंगूर में स्टार्च होता है, और यह स्टार्च जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये जो स्टार्च होता है, जब ये H2O के साथ मिलता है तो यहां पे एक एंजाइम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्टेज। अब जरा सॉफ्ट समझो, ये जो एंजाइम है, जब ये स्टार्च जो अंगूर था और ये अंगूर जब सड़ना शुरू हुआ, या अंगूर में चूंकि पाया जाता है स्टार्च, इसलिए ये मीठा लगता है, ठीक है। अब ये जो ये स्टार्च था, अब ये पानी जो इसके पास चूंकि बड़ा फॉर्मूला है, वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ मिलते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ध्यान रहे ये एक तरह के एंजाइम होता है, आगे बताएंगे इसका काम क्या होता है। जब इसे मिलता है तो इसे क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है, और तोड़ता है तो C6H12O6 और C6H12O6 बनाता है। ये जो स्टार्च था, इसका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा जो होता है वह फ्रक्टोज का बना। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का बना, मतलब ये भी जो होता है मीठा होता है, पढ़ते हो ना ग्लूकोन डी, ग्लूकोज तो खाते हो। अब ये जो C6H12O6 था, अब जब ये मॉलिक्यूल्स यहां पे एक जो होता है ईस्ट फंगस टाइप होता है, जब ये ईस्ट जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहां से एक प्रोसेस होती है, सब लोग कहते हैं किण्वन। यहां पर प्रोसेस होती है, बोलते हैं हम लोग किण्वन, इंग्लिश से बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जब यहां पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो टूटता है बनता है C2H5OH, और यहां से निकलता है CO2, 2 मोल इसका और 2 मोल इसका। अब देखो, तो ये जो स्टार्च था, जिसको हम लोग अंगूर जो था, अंगूर को फेंक दिए, कोई काम का नहीं था, उस अंगूर को क्या किए,
उस अंगूर को हम ले आकर पानी में डाल दिए, पानी में डालकर उसे सड़ा दिए। सड़ाने के बाद जब उसमें से बजबजा आने लगा, बुलबुला आने लगा, उसे निकाल के फिर ईस्ट में डाल दिए। ईस्ट में डालने के बाद वो क्या किया, उसे सड़ा कर और जो नया निचोड़ निकला वो क्या बन गया, अल्कोहल। तो जिसका कोई काम नहीं था, जिस अंगूर को हम फेंक दिए थे, जो सड़ गया था उसको हम फेंक दिए, और वो सड़ा हुआ अंगूर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शराब बना लेते हैं, जिससे लोग आज के समझ ही रहे हैं, ठेके पर अच्छा खासा चलता है। शराब का यूज तो आपको ही पता है, बियर पीने में कई तरह के लिए बनाते हैं। तो ये जो अंगूर यूज हुआ, इस तरह से गेहूं जाव जो सड़ जाते हैं, उसका सारा का सारा यूज क्या किया जाता है, शराब बनाने में की जाती है। तो यही प्रोसेस जो होता है उसको लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को पकाते हैं, भोजन पकाना, मान लीजिए कि आटा है, आटा को हम गूंथ के रोटी बना दी है, तो फिर हम रोटी को आटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दाल, ऐसा भी अच्छा सिस्टम होता, क्यों खाना पकाते हैं, हमारा पेट भी तो हमारा बहुत सारा खाना पार्टिकल्स अंदर डाइजेस्ट करता है। ये भी तो एक तरह का मशीन है कि आराम से चाय लेते, चीनी लेते, चाय पत्ती लेते, सबको मुंह में डाल लेते, डालने के बाद पेट में डाल लेते, बन गया चाय, अंदर खोल के चाय बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। दाल लिए, कच्चा दाल ले लिया, पानी ले लिया, अंदर डाल लिए, दाल उसमें हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिए, अंदर पक जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो आउटसाइड सिस्टम होती है और इसे कंप्लीट करते हैं, तो दाल का पकना, चावल का पकना, रोटी का बनना, दूध का गर्म होना, सब्जी का बनना, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट रिजल्ट होते हैं। तो ये जितनी भी कहानी होती है, कहते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, खाते तो हैं आलू, पर आलू तो कभी हम बाहर निकालते नहीं है। खाते हैं रोटी सब्जी, पर रोटी सब्जी तो हमारे बॉडी से बाहर निकलता नहीं है। तो कहते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स था, ये फूड पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद उसमें एंजाइम, कई तरह की केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब कई केमिकल रिएक्शन होने के बाद से क्या करता है, ये फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है, छोटे छोटे भागों में टूटता है। टूटने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग रूप में फैट में, प्रोटीन में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट में ये ब्रेक होना शुरू होते हैं, और इससे हमारी बॉडी हेल्दी होती है। और जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है, जो हमारे बॉडी में यूज नहीं होता, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से कई सारी प्रोसेस होती हैं। हम लोग सांस लेते हैं, कहते हैं ना कि सांस के लेने तब हम ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन जो सांस छोड़ते हैं वो CO2 होता है। क्या अंदर हमारे पास जादू फीट है, मशीन है जादू का कि CO2 डालो निकालो कार्बन डाइऑक्साइड? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब हम लोग वहां पर आपको सिखाएंगे कि कैसे जाता है ऑक्सीजन, निकलता है CO2, किस तरह से ब्लड उसमें तोड़ता है, ब्लड कैसे कार्बोनेट आयन बनाता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स को CO2 में कन्वर्ट होकर फिर बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट होते हैं। अगर इसी चीज को प्रैक्टिकल से समझें, अगर इसी बात को हम लैबोरेटरी से समझें कि कैसे इस चीज को हम जनरली यूज करते हैं। आप चूंकि लैब में, अभी तो हाई स्कूल के बच्चे लैब में उतना जाते नहीं है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा इमेजिंग कराएं, मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा एक रिबन है। यह रिबन जो है वह मैग्नीशियम का है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को, रिबन को जलाने से पहले इसे साफ क्यों कर ली जाती है? क्योंकि इस पे जो होते हैं, मैग्नीशियम जो होता है काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। हो सकता है किसी और के साथ रिएक्शन कर बैठा हो, या इस पे धूलकण जम गया हो। तो प्योर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम इसे पहले अच्छे से साफ करते हैं। ठीक है, और जब मैग्नीशियम के रिबन को जब साफ कर लेते हैं, तो साफ करने के बाद क्या करते हैं, इसे बंसन बर्नर द्वारा, या जो हमारे पास बर्नर होता है उसके द्वारा आप इसे जलाना शुरू करिए। ऐसे नहीं हवा में उड़ता रहता है उसको जला देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यहां पर इसे हम लोग स्टैंड द्वारा पकड़े रहते हैं। ठीक है, और पकड़ के जो है इसको हम चलाते हैं। जब इसे हम जलाना शुरू करते हैं, तो जलाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा इसको, बर्नर को टेढ़ा करके जलाएंगे। बर्नर जो होगा थोड़ा सा ये टेढ़ा कर देते हैं, और टेढ़ा करके इसको जलाना शुरू करें। क्यों? ताकि इसमें से जो होगा कुछ राख जो होंगे वह यहां पे गिरना इकट्ठा शुरू होंगे। और ये जो प्लेट होता है, जो ग्लास के प्लेट होते हैं,
जो कांच का प्लेट होता है, इसमें छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, ये जो होते हैं वह इनके राख होते हैं, ऐस। अब जो हमारे पास ऐस मिले, ये जो राख मिला, ये राख क्या होता है? अब ये जो राख मिला, ये कहानी क्या होती है? तो कहा कि जो मैग्नीशियम का रिबन था, अगर जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, बर्न किए, तो यहां से जलाने के बाद क्या मिला? तो मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो बड़े मजेदार बात हुई कि यहां पे दो यहां लगाए थे, आप यहां लगा दिए, ऐसा क्यों? तभी हम आपको आगे बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो कहा कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो देखो जरा, मैग्नीशियम यहां पर सिंगल था, और ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया, जो राख बिना, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहते हैं कि जो हमारे पास एक नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक नए उत्पाद बनाने के लिए हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, और जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया कहलाती है रिएक्शन, मतलब हिंदी में बोलते हैं समीकरण। आई बात समझ में? तो किसी भी अभिकारक, ध्यान रहे, जो यहां पर हम यूज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, बोलते हैं अंग्रेजी में रिएक्टेंट। ठीक है, और यहां जो प्रोडक्ट बिना, ये जो हमें उससे मिला, हमको कहते हैं, इसे हम लोग उत्पाद, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो हमारे पास यहां पे बीच में कभी कभी कोई चीज अगर मिल जाए, जिसके प्रेजेंस में जलाते हैं, यहां जो सामान मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम आगे बताएंगे, ये सब तीनों की कंसेप्ट क्या होती है, क्या होता है अभिकारक, क्या होता है कैटलिस्ट, क्या होता है प्रोडक्ट। तो ये जो सिस्टम हमने अपनाया, सिस्टम अपना के एक नया चीज हम बनाया, तो जिसके द्वारा एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, एक नए मटेरियल तैयार हुआ, और ये जो जिस प्रोसेस के द्वारा ये तैयार होता है, यही प्रोसेस कहलाता है समीकरण। तो समीकरण किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? रासायनिक समीकरण। तो लिख लीजिए रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है। लिखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस in which two or more than two reactant are combined to form a product is called chemical reaction। नीचे लिखिए, the chemical reaction is represented by that process या that equation is called chemical equation। तो लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास ये प्रोसेस दिखने को मिलता है, अब इसमें क्या होती है कि पूरी प्रोसेस को समझने की अगर कोशिश किया जाए तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई अगर सिस्टम है, अगर सिस्टम को सही रूप से चलाना है तो क्या करना होगा। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक यहां पे एक फ्लास्क ट्यूब दे दिया, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या करें कि सपोज करिए कि यहां पर हम जिंक भर दिए, जिंक के छोटे छोटे चूने डाल दिए। अब इस जिंक के चूर्ण में क्या किए कि बीकर के ध्यान रहे, कोई भी एसिड को डालते हैं तो उसके पेदी से डालते हैं, इसके लेयर से डालते हैं। यहां से हम H2SO4 इसमें भर दिए, ठीक है। और भरने के बाद यहां पर एक ट्यूब लगाकर इसे हम सील कर दिए, और जो सील करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉर्क, कॉर्क के माध्यम से सील करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, जो कॉर्क से हम इसको सील कर दिए तो कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देता है। अब ये परिवर्तन क्या होता है, तो कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो जनरली 4 तरह की परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हमारे पास अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तीसरा होता है गैस का निकास या उत्सर्जन, मतलब एक्सक्रिएशन ऑफ गैस। और चौथा होता है तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अब जरा गौर से समझिए, ये 4 चीजें नॉर्मली हमारे केमिकल रिएक्शन में होते हैं। हमने कहा कि जब ये जिंक जो था वो जनरली किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। जब ये जिंक को जब यहां पर ये रिएक्शन करना शुरू किया तो देखिए कि इसमें से कोई गैस जो है वो कुछ चीज बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो बाहर निकलता है वो होता है हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जो जिंक था जब ये H2SO4 के साथ मिला तो बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। मजेदार बात क्या है इसमें कि जो जिंक H2SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया, इसमें जिंक जो था वो किस में था, सॉलिड स्टेट में, ठोस में था। जो H2SO4 था वह लिक्विड था, मतलब ये द्रव अवस्था में था। जो जिंक सल्फेट मिलता है ये भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में मिलता है। और ये जो H2 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वह H2 जो होता है वो गैस में मिलता है। तो जरा जोर से बताइए, यहां पे जो जिंक था वो जनरली एकदम कोल्ड था, ठंडा था। तो इसमें क्या हुआ कि जिंक जो था वो जनरली व्हाइट कलर का या येलोइश कलर का था। और जब ये जिंक सल्फेट H2SO4 के साथ मिला तो जो लिक्विड बना वह कलरलेस हो गया, मतलब रंगहीन हो गया। तो इसके रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। H2SO4 जब इसके साथ मिलता है तो जब ये मिलता है तो ऐसी स्थिति में वह गर्म हो जाता है, तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ। ये ठोस अवस्था में था, लिक्विड में चेंज हो गया, और ठोस अवस्था में था, ये गैस में बॉडी से बाहर निकला। तो इसकी गैस ठोस से लिक्विड होना या ठोस से गैस होना, इसके अवस्था में परिवर्तन होना, इसके व्हाइट से कलरलेस होना, इसके रंग में परिवर्तन होना,
कहते हैं कि यहां से क्या निकला, गैस बाहर निकला, तो यहां गैस से उत्सर्जन हुआ। और टेम्परेचर ये जनरली जो था उसको आप जिंक को हाथ में ले लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन परंतु जब आप जिंक सल्फेट को हाथ में लिक्विड लेकर अगर हाथ पे गिराएंगे तो आपकी बर्निंग होता है वहां पे, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एसिड होता है, और जब एसिड होता है वो बर्न करने की कोशिश कर जलाता है। आपको पता है बैटरी की पानी कितना खतरनाक होती है। तो ये क्या करता है, बर्निंग से सेंसेशन उत्पन्न करता है। तो इनमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जो पूरी प्रोसेस हम लोग को मिला, इसमें जो हमारे पास बर्निंग सेंसेशन मिला, तो इसके क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन। तो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ उसमें 4 परिवर्तन देखने को मिली। किसका स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, गैस का एग्जिस्टेंस हो गया, और टेंपरेचर क्या कर गया, इसका चेंज कर गया। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन आप 9th में पढ़े होंगे, हाउ टू डू द कंप्लीट द रिएक्शन, कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ये रिएक्शन करने के लिए हमने क्या कहा कि जिंक जो होता है, थोड़ा सा अगर हम प्रोसेस बताएं तो ये जिंक क्या होता है, आपको पता है कि जिंक के ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और H2SO4 को तोड़ोगे तो 2H+ और SO4 2- में टूटेगा। H2SO4 को तोड़ोगे तो 2H+ और SO4 2- में टूटेगा। ठीक है, तो यहां पे जिंक जो होता है +2 में और SO4 किस में, -2 में। तो यहां क्या करोगे, जिंक +2 में और SO4 किस में, -2 में। दोनों का बेसिक क्या है, समान है, कट जाएगा, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा जिंक SO4, बनाए कि नहीं बना। अब ये जो 2H था, मतलब ये हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन के साथ था जो प्लस में था। अब ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा H2। इस तरह से केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होते हैं। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं सीखना है, जब हम आगे चलकर अगर आप चाहेंगे, ऐसा आप 9th में सीखे होंगे कि किस तरह से इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। आप इसको और भी बना सकते हैं, आप स्ट्रक्चर सीखे होंगे, सल्फर H2SO4 जो होता है, H2SO4 जो होता है वो कैसे बनता है, ये सल्फर है, ठीक है, एक तरफ OH दूसरे तरफ OH, यहां पे ऑक्सीजन यहां पे ऑक्सीजन, ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, जब H2SO4 के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर जिंक है, ठीक है, अगर ये जिंक है और जिंक जो होता है +2 आयन पर काम करता है, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जिंक के +2+ चार्ज जो होते हैं, जो 2+ के रूप में काम करते हैं, इसमें से यहां से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े रहते हैं और यहां पर इसके हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये जब आपस में ब्रेक करते हैं, ये यहां से टूट जाते हैं। टूटते हैं तो ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर आता है प्लस चार्ज। यहां ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा क्या, प्लस चार्ज। अब ऐसी स्थिति में ये जो प्लस होते हैं, इनके साथ ये अटैक करते हैं, ठीक है, और ये जिंक के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बनाने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसके तरीका एक, इसको और हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो कैसे बनाते हैं, देखिए, ये हमारे पास जिंक था चार्ज +2 में। अब ये जो हमारे पास सल्फर था, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां से हटते हैं तो इसके ऊपर आता है माइनस, इसके ऊपर आता है प्लस, और यहां से हटते हैं तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। मतलब जो स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा बना, ये सल्फर था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर O और यहां पे O, इस पे माइनस और इस पर माइनस होगा। अब जरा गौर से देखिए, जब ये स्ट्रक्चर इस तरह के बन के तैयार होते हैं, अब यहां पे 2 माइनस चार्ज है और यहां पे जिंक जो है अकेले क्या है, 2 प्लस चार्ज लेकर बैठा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जिंक मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके साथ अटैच्ड होंगे, और जब अटैचमेंट होगा तो ऐसे कंडीशन में इनकी अटैचमेंट किस तरह से की जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव आयन जो होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के साथ आकर अटैच्ड होते हैं, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज इस 2 निगेटिव चार्ज के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद बनाते हैं ZnSO।
इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें बनता है, कैसे बनता है आप लोग को अभी नहीं सीखना, जब आप 11th 12th में जाएंगे वहां आपको सीखने को मिलेगा। यहां आपको बस खाली बता दिए, आप इस प्रोसेस को ना बल्कि इस प्रोसेस को याद रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि जिंक जो होता है वह 2 पर काम करता है, SO4। हमको बस ये सिखाना था कि SO4 2 माइनस पर कैसे काम करता है। कैसे काम करता है कि जब देखो यहां से जब 2 हाइड्रोजन निकला तो ये क्या बना, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आया कि नहीं आया, तो मतलब कि जो ये SO4 था वह कितने पर काम किया, 2 माइनस पे काम किया। अब ये दोनों का बेस सेम है, कट गया तो बन गया क्या चीज, जिंक सल्फेट। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं सब आप 9th में सीख कर आए। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन तय हुआ, तो अब जरा समझिए जो जिंक सल्फेट हमारे पास बना, अब इसको किस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि हम लोग को ये क्या मिला कि ये जिंक था और जब H2SO4 से मिला तो बन गया जिंक सल्फेट और H2। ये यहां पे देखो एक मुंह का रिएक्शन है, एक तरफ का एरो है। लेकिन अगर इसी को अगर हम यहां पर CO2 को जब H2O के साथ लेते हैं तो बनता है C6H12 और O6। ठीक, तो अब जरा समझो जो हमारे पास ये कहानी मिला, मतलब कि जो यहां पर ये रिएक्शन बनाया इसे कहा हम लोग क्या, रिएक्टेंट। अभी हमने बोला था, मतलब इसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। और ये जो हमको बना प्रोडक्ट इसे कहते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक है, तो अब जरा समझिए, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट बन के प्रोडक्ट बना लिया, रिएक्टेंट जो था वह प्रोडक्ट बनाया और यहां पर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया। लेकिन अगर रिएक्टेंट, तो इसे हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन, अभी हमने कहा। और चूंकि केमिकल रिएक्शन है तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम देंगे इसका, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने कहा कि जो यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया, अब जरा गौर से समझना इसमें कहानी क्या है। तो कहते हैं कि यदि जो रिएक्टेंट हमको प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट बनने के बाद अगर ये रिएक्टेंट, ये अभिकारक, ये उत्पाद दिया, अगर ये उत्पाद पुनः अभिकारक अभिक्रिया दे देता है, समझो कि अगर अभिक्रिया उत्पाद तो देता है, अगर जो उत्पाद था वो पुनः अभिकारक बनकर अब ये नया उत्पाद दे दे, तो ऐसे कंडीशन में एक ऐसे एरो बनाते हैं। ठीक है, अगर ये अभिकारक रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो दिया लेकिन प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट ना दे, मतलब कि जो अभिकारक थे वो उत्पाद तो बनाया पर उत्पाद दोबारा लौट कर अभिकारक नहीं बनाया। जैसे में समझो ना ऐसी बात, अगर मान लीजिए आइस है, बर्फ है, बर्फ को क्या किए, मेल्ट किए, अगर आइस क्यूब है, मेल्ट किए लिक्विड बना, फिर फ्रिज में रख दिया आइस बन गया, उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ लेकिन जो अभिकारक था वो पुनः दोबारा वो चीज हमको मिल गया। तो कहा कि जो अभिकारक था, जो रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट का निर्माण नहीं किया। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाया तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, अउत्क्रमणीय रिएक्शन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे, अउत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में बना और प्रोडक्ट फिर रिएक्शन में बदल गया, मतलब या इधर के दिशा में चले तो ये था रिएक्टेंट, मतलब ये था अभिकारक, और ये क्या था, उत्पाद, मतलब ये था प्रोडक्ट। लेकिन जब ये इधर से इधर हुआ, मतलब अब ये पुनः उल्टा, जो ग्लूकोज था, इसका नाम है ग्लूकोज, अगर ये पुनः ग्लूकोज जो था अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अब ऐसी स्थिति में अब जो ये प्रोडक्ट था अब किस में काम करेगा, ये रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा और ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब कि जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट था फिर रिएक्टेंट बनकर प्रोडक्ट बना लिया, मतलब अभिकारक उत्पाद तो बना और पुनः उत्पाद क्या किया, अभिकारक बन जाए, मतलब
अभिकारक बना ले, मतलब जो प्रोडक्ट था वो पुनः नया प्रोडक्ट इसको निर्माण कर ले, मतलब गया और फिर वो चेंज हो गया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन, नॉन रिवर्सेबल रिएक्शन या इरिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक है, अब जरा समझो, ये जो हमारे पास शब्द निकल कर आता है, तो हमने ये जो कि यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 6 से मल्टीप्लाई वाली जो कंसेप्ट होती है वो क्या होता है? तो कहते हैं कि जो इसका यूज करते हैं वह कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं STOICHIOMETRIC, कोफिशिएंट, हिंदी बोलते हैं स्टिक्योमेट्री गुणांक। ये स्टिक्योमेट्री गुणांक क्या होता है? इसको हम जो संख्या यहां पर लिखे ना, यहां पे कुछ नहीं तो यहां पर 1 है, ये कहलाता है स्टिक्योमेट्री गुणांक। अभी क्या होता है? तो आप हेडिंग डाल लो स्टिक्योमेट्री गुणांक, हेडिंग डालो और लिखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक या उत्पाद में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक या उत्पाद में जिस आंकिक संख्या से गुणा करते हैं, जिस आंकिक संख्या से गुणा करते हैं वह संख्या उस अभिक्रिया की स्टिक्योमेट्री गुणांक कहलाता है। तो इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन क्या होगा? फॉर द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, for the balancing the chemical equation we multiply by any number to the reactant or product. This number is called stoichiometric coefficient of this reaction. तो हमने क्या कहा कि रिएक्शन को संतुलित करने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अब जरा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक रिएक्शन आपको समझाएं अगर, तो हमने अभी इसी को समझाएं अगर, तो हम कैसे करते हैं? हमने कहा CO2 को जब हम H2O से मिलाए तो C6H12 और O6 बना। तो यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 6 कार्बन है, यहां पर 1 है। ध्यान रहे, यहां मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? अब ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 नहीं रह गया, अब इसमें सबसे मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 6 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास रिएक्शन बना, तो अब जो यहां पे जो हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहां पर अब 6 ऑक्सीजन है और यहां पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया, तो फिर यहां पर हम क्या लिखे? O2 हमारे पास बनता है। ठीक है, अब जो समझो, यहां जो O2 की संख्या 6 और 2 8 हो गया। अच्छा रुक जाओ, अभी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? यहां पर 6, 2 है, यहां पर कितने हैं? 12 है। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूना कितना? 12, यहां 12 हो गया। मतलब कार्बन की संख्या यहां 6 है तो यहां भी 6 होगा। हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 12 है, यहां पर 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? यहां पर 6 दूना 12 और 6 18, यहां 6 है, अगर यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना 12 और 6 कितना? 18, तो ऑक्सीजन हो गया 18, यहां पर हो गया 18। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिस आंकिक संख्या से गुणा करते हैं वह संख्या इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। आई समझ में? तो ये कहानी होती है। हम जब अगली क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में, इसे कहते हैं हम लोग बैलेंसिंग द रिएक्शन, अभिक्रिया को संतुलित करना, हम आगे कंसेप्ट में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे कि रिएक्शन को करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, किस तरह से प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर आपको किस तरह की कोई दिक्कत होगी, अगर आपको लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को हमको समझ में नहीं आया, आप उससे हमको आप बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप उसका पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।